गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका पांडे CIS कंपटीशन कोचिंग से जौनपुर से आपको कंटिन्यू हिंदी पढ़ा रही हूँ। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और इस जो भी कुछ हिंदी में, मैथ्स में जो भी कुछ आपको दिया जा रहा है उसका महत्व समझिए और उसको प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। तो आइए हम फिर से कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर वर्णमाला। पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाया था, इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आइए प्लीज़, वर्णमाला ये हमारा चैप्टर चल रहा था। क्या चल रहा है? वर्णमाला। मैंने कल आप लोगों को कहाँ तक पढ़ाया था? मैंने कल आप लोगों को बताया था वर्ण के बारे में, बताया था ना? क्या बताया था? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। मैंने आपको बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। और अगर मैं इसी को घुमा के पूछूं कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई भी वर्ण ही कहलाती है। इसमें भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन और किया था कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है। तो ये बात याद रखिए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। इस शब्द से भी कल मैंने आपको परिचित कराया था कि नहीं? बिल्कुल कराया था। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। और अगर नॉर्मल आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या होती है, तो वर्ण ही होती है और कुछ भी आपको आंसर नहीं देना है। अगर वो लिखित नहीं पूछ रहा है, वो मौखिक नहीं पूछ रहा है, तो आपको आंसर वर्ण ही देना है। अगर वो लिखित पूछता है तो भी आंसर वर्ण है, और अगर मौखिक पूछेगा तो आंसर आपका ध्वनि होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन कई बार एग्जाम्स में आ चुका है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आइए चलते हैं आगे। मैंने कल आपको एक बात नहीं बताई कि ये देखिए, मैंने आपसे कहा था कि अब मुझे बताना है कि वर्ण। मैंने इसकी परिभाषा आपको क्या बताई थी? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जिसके हम खंड नहीं कर सकते। याद रखिएगा इस बात को कि जिसके हम खंड नहीं कर सकते, जिसके हम खंड नहीं कर सकते, जिसके हम खंड नहीं कर सकते, वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। याद रखिएगा इस बात को। ध्वनि चिन्हों का प्रतीकात्मक रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। मैंने आपसे कल बताया था कि अगर कोई भी चीज मुंह से बोली जा रही है, अगर उसको प्रतीक स्वरूप दे दिया जाए, जैसे मैं क बोलूं और क को पूरा प्रतीक स्वरूप दे दूं, तो वही क्या होगा? एक अक्षर है कि नहीं? अक्षर बोलने के लिए ध्वनि निकलती है ना, तो जो ध्वनि निकलती है वही जब लिखित रूप देते हैं वही क्या है? वर्ण है, अक्षर है, क है। ध्यान दे रहे हैं आप? इस बात को ध्यान दीजिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं क, तो क आधा है। याद रखिएगा, ये एक वर्ण है जिसके खंड हम नहीं कर सकते, लेकिन इसमें अ की ध्वनि निकलती है कि नहीं? तब जाके क मिलता है पूरा। याद रखिएगा इस बात को, क एक आधा है। अब इसी बात पे मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि वर्ण और अक्षर, वर्ण और अक्षर में क्या डिफरेंस है? बताइए मुझे, प्लीज कमेंट करिए और मुझे बताइए कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। वर्ण वो होता है जिसके हम खंड नहीं कर सकते। ध्वनि चिन्हों का प्रतीकात्मक रूप
जिसके हम खंड नहीं कर सकते। और अक्षर, ये देख लिखिए, ध्वनि चिन्हों का प्रतीकात्मक रूप जिसके हम खंड नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, ये क्या है, एक वर्ड है, और ये भी क्या है, एक वर्ड ही है। का भी आधा, लेकिन ये आधा रहेगा, इसका आप कोई खंड नहीं कर सकते। अ का भी आप कोई खंड नहीं कर सकते हैं। अक्षर, ये किन दो शब्दों से मिलकर अक्षर बना है, जैसे अ प्लस क्षर। अ मतलब नहीं, क्षर मतलब जिसका कोई क्षरण ना हो। कहने का मतलब है कि अक्षर देखने से तो आपको लग रहा है, लेकिन इसके हम खंड कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये भी एक प्रतीकात्मक रूप होता है, लेकिन वर्णों का स्वस्वर वर्णों का सस्वर अध्ययन ही अक्षर कहलाता है। आपको जल्दी नहीं मिलेगा ये डिफरेंस, याद रखिएगा। वर्ण और अक्षर में भी कुछ अंतर होता है, वर्ण और ध्वनि में भी कुछ अंतर होता है, मैंने आपको कल बताया था। तो अक्षर में अ प्लस क्षर से बना है, वर्णों का सस्वर अध्ययन ही अक्षर कहलाता है, जिसके हम खंड कर सकते हैं, जिसके हम खंड कर सकते हैं, जिसके हम खंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पे लूँगी, ये भी जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल ही है आपके लिए। अगर मैं कहूँ आपसे क, तो क्या इसको हम खंड नहीं कर सकते? इसके हम खंड कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, इसके हम खंड इस प्रकार से करेंगे, आधा का पर हलंत प्लस अ की ध्वनि साथ में निकलेगी, तो इसके हम खंड कर सकते हैं। इन दोनों को जोड़ के ये क्या बना, दोनों को जोड़ के क्या बना, क बना। इसका मतलब वर्णों का सस्वर अध्ययन ही अक्षर कहलाता है, जिसके हम खंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया है, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए। ये चीज़ें डीप की हैं जो आपको जल्दी कभी नहीं मिलेंगी। तो डिफरेंस यही है वर्ण और अक्षर में, इसको याद रखिए, माइंड में सेट कर लीजिए और आगे बताते हैं। और हम आपको आगे बताते हैं। देखिए आगे क्या है, जैसे कि अब मैं आपको बताऊंगी कि वर्ड, अब यहाँ बात आती है, मुझे आपको बताना है, चैप्टर हमारा नाम है वर्णमाला। तो याद रखिएगा वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला, इसकी परिभाषा कोई बताए मुझे कमेंट करके अगर आपको आती है। तो वर्णों का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। हेडिंग डालिए वर्णमाला, उसके बाद मैं आपको वर्ण के बारे में पूरा डिफाइन करूंगी। पहले वर्णमाला करिए। वर्णों का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। मैंने आपको बताया कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला
कि ये डिफिनेशन है जो नॉर्मली पूछी जाती है और सबको आती है, आप सबको आ रही है, मुझे पता है। वर्णों का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। अब इसका एक पर्पज होता है कि इसके कितने पार्ट होते हैं, इसके कितने भाग होते हैं। याद रखिएगा, मैं वर्ण के भाग नहीं बात कर रही हूँ, मैं वर्णमाला के प्रकार की बात कर रही हूँ। तो वर्णमाला के 2 प्रकार होते हैं, यहीं पे आप नोट करिए प्रकार। तो क्या होता है, वर्णमाला के 2 प्रकार होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे मैं वर्ण के प्रकार की बात नहीं कर रही, मैं वर्णमाला के प्रकार की बात कर रही हूँ। तो वर्णमाला के 2 प्रकार होते हैं। पहला, यहाँ नोट करिए, लेखन के आधार पर लेखन के आधार पर। ये चीज़ें आपको जल्दी नहीं मिलेंगी, तो अच्छे से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। और देखिए आगे, लेखन के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। मैंने अपनी राइटिंग को थोड़ा बड़ा किया है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम कभी ना हो। तो याद रखिए, अगर हम आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी हमें सपोर्ट करें। तो प्लीज़ आइए, लेखन के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। लेखन के आधार पर वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? पहला पॉइंट डालिए, स्वर। दूसरा है व्यंजन। तीसरा है उच्छिप्त व्यंजन। चौथा है संयुक्ताक्षर। और पांचवा है अयोगवाह। स्वर है 11। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कितने होते हैं। व्यंजन है 33, उच्छिप्त व्यंजन है 2, संयुक्ताक्षर है 4 और अयोगवाह आपके होते हैं 2। मैंने आपसे बात क्या की है? वर्णमाला। वर्ण के प्रकार की बात नहीं कर रही हूँ, वर्णमाला के प्रकार की बात कर रही हूँ। वर्णमाला 2 प्रकार की होती है, ये इसकी परिभाषा है, ये इसका प्रकार है, लेखन के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। ये दूसरा पॉइंट प्रकार है हमारा, ये हमारा पहला प्रकार है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। लेखन के आधार पर इस प्रकार से मैंने इसको डिवाइड किया है। स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, उच्छिप्त व्यंजन कितने हैं, संयुक्ताक्षर कितने हैं, अयोगवाह कितने हैं। अगर अब आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि ये बताइए कि हिंदी में वर्ण, पूरे कुल वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, तो यहाँ पे आपका आंसर है 52। आप काउंटिंग करेंगे, आपको ये वर्ण 52 ही मिलेंगे, ठीक है। आप काउंटिंग करके देख लीजिए, क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे नोट करिए। अब यहाँ लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर आपके वर्ण हैं, स्वर कितने हैं 11 और दूसरा है व्यंजन कितने हैं भाई 33। इन टोटल को काउंट करेंगे तो यहाँ हुए 44। इसका भी अपना कुछ महत्व है, ये क्या किस प्रकार से ये पूछा जाएगा ये 44, ठीक है। देखिए मेरी बात, 44 कैसे क्वेश्चन बनेंगे। मैंने आपको बताया है वर्णमाला के 2 प्रकार है, लेखन के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। लेखन के आधार पर स्वर, व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर और अयोगवाह। लेखन के आधार पर मतलब लिखित रूप से आपको सब कुछ रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो 52। अब उच्चारण के आधार पर हमने केवल 2 को लिया है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, मूल वर्ण है हमारे। अगर कोई पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 44। आप एकदम प्रिपेयर रहिए, जैसे क्वेश्चन पूछे वैसा आंसर दीजिए, फुल्ली प्रिपेयर रहिए, अच्छे से पढ़िए और कोई भी डाउट मत रखिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक नोट डालिए
और मैं आपको कुछ चीज़ें लिखवा देती हूँ, ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। NOTE नोट। नोट डालिए, नोट नंबर 1 कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या, एरो करके 52 लिखिए। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52, ठीक है। दूसरा पॉइंट डालिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, अभी मैं सब कुछ आपको समझाऊंगी, ध्यान दीजिएगा इस बात को, मैं सब कुछ समझाऊंगी, ठीक है। तो हिंदी, पहले आप इस नोट को ना ध्यान दे दीजिए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, अगर कुछ भी का तरीके से बोले, स्वरों की संख्या या स्वरों की कुल संख्या बराबर 11 ही होगा, चाहे जिस प्रकार से भी पूछेगा आपको आंसर 11 ही देना है। कभी कभी लोग 13 कहते हैं, लेकिन अब हिंदी में 13 नहीं है, इस बात को याद रखिए। आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको जिस भी प्रकार से पूछे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या या हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो आपको आंसर 11 ही देना है, ठीक है। अगला पॉइंट है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की मूल संख्या, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की अगर कुल संख्या बोलेगा, कुल संख्या, मैं आपको सब समझाऊंगी, पहले आप नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछेगा हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या, तो यहाँ पे आपको 39 लिखना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे कुछ पूछे कि वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या, तो 39। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या, अगर केवल ऐसे पूछ ले व्यंजन वर्णों की संख्या या व्यंजनों की संख्या, तो आपको आंसर 33 देना है। जब तक यहाँ पर कुल नहीं लगाएगा, कुल यहाँ लगाना बहुत ज़रूरी है, जब तक यहाँ पे कुल संख्या नहीं लिखेगा तब तक ये आंसर आप नहीं देंगे। इसलिए कुल के नीचे आप अंडरलाइन करिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 39 होगी। और अगर आपसे नॉर्मली पूछे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, तो 33। आपको हर प्रकार से आंसर 33 ही देना है। जब तक कुल यहाँ नहीं लगेगा आपको आंसर 33 ही देना है। इस बात को नोट कर लीजिए। मैंने आपको यहाँ क्लियर डिफाइन कर दिया है कि अगर हिंदी वर्णमाला में आपसे पूछ रहा है, अगर कुल नहीं लगा रहा है तो आपको आंसर 33 देना है, और अगर कुल लगा रहा है तो आंसर 39 देना है। याद रखिए इस बात को। चौथा है ये पॉइंट, और अगला है पांचवा। अब आपसे पूछेगा हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या। जैसा भी क्वेश्चन पूछे, जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगी। जैसे लिखिए, हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या कितनी है भैया? 52। वही चीज है जो यहाँ है, यही है। देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या, यहाँ ध्यान दे दीजिएगा। सॉरी भाई, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या
52। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या की बात करेगा तो 39। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या की केवल बात करेगा, अगर कुल शब्द वो नहीं ऐड कर रहा है तो आप भी केवल 33 आंसर देंगे। 33 व्यंजन कितने होते हैं? 33। अगर कोई पूछे कि कुल व्यंजन कितने होते हैं तब 39 बात करेंगे हम, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या 52। अगर आपसे कोई पूछे, ये छठवां और लास्ट आपका पॉइंट है, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है भाई? हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या मैंने आपको बताया है उच्चारण के आधार पर 44। इन दोनों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन फंसते हैं, याद रखिएगा इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझने की क्या डिफरेंस है उसको समझने की पूरी कोशिश करिए। आंसर एक ही है इन दोनों का, देखिए आंसर इन दोनों का एक ही है। धीरे समझिए लेकिन क्लियर कट समझिए, इसलिए हम आपको अपने वीडियो हर तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप नॉर्मल स्लोली ही समझिए लेकिन अच्छे से समझिए कि फिर बार बार आपको ये चीज़ भूल ना पड़े, एक बार माइंड में आपके सेट हो जाए कि अगर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या तो 52 और हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या अगर पूछेगा तब भी 52, मतलब 52 सब वर्णों को मान्यता प्राप्त है, ये मानक वर्ण है, ठीक है। आगे देखिए, अब हेडिंग डाल लीजिए वर्ड, उसके बाद मैं आपको कुछ बताऊंगी। क्या है हेडिंग आपकी? वर्ड। तो कल जो मैंने आपको बताया था उतना तो आपने नोट कर ही लिया होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई भी क्या कहलाती है? वर्ड ही कहलाती है। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई वर्ड कहलाती है, जिसके हम मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है, याद रखिएगा। तो मैं यहाँ वर्ड की बात कर रही हूँ कि जिसके हम खंड नहीं कर सकते, अभी मैंने आपको दिखाया था चार्ट रूप बना के कि वर्ड के खंड हम नहीं कर सकते, वो क्या होता है? वर्ड कहलाता है। इसके कितने प्रकार होते हैं? आपको मैंने अभी कमल को लितोड़ के दिखाया, या कमल अ की ध्वनि इसमें निकलेगी, अगर ये मिलेगा तो क्या बनेगा? क बनेगा। याद रखिएगा ये एक वर्ड है और ये इससे मिलकर क्या बना? एक पूर्ण वर्ण, अक्षर बना। यही बात होती है, बहुत लोग अक्षर वर्ड एक ही कह देते हैं, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझने की आपको बहुत ज़रूरत है। जो मैंने अभी आपको बताया है इसको हमेशा माइंड में याद रखिए, ठीक है। तो याद लिखिए, आपने कल डिफिनेशन लिख लिया है तो लिखिए, वर्णों को हम दो भागों में बांटते हैं। वर्णों के दो प्रकार हैं, दो भागों में बांटते हैं। मैं आपको बोल रही हूँ और आप लिख लीजिए, वर्णों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला क्या है? हमारा पहला है, आप ऐसे ही लिख लीजिए, स्वर, और दूसरा है व्यंजन। मैं आपको वर्ण के बारे में अभी आगे भी बताऊंगी कि इसकी वर्ण की क्या बात होती है, इसके अंदर इसको कितने भागों में किस प्रकार से कैसे बांटा गया है। ये तो इसके भेद है, भाग है। जैसे कि मैं कह दूँ ये इसके भेद है। कितने भेद हैं भाई? दो। कितने हैं? दो। वर्ण के भेद कितने हैं? दो, स्वर और व्यंजन। लेकिन इसकी प्रकृति कैसी है, इसको किस किस आधार पर बांटा गया है, वो वर्णमाला में मैं आगे आपको बताऊंगी। अब स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं कि स्वर और व्यंजन दो भेद होते हैं वर्ण के। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए आप, स्वर, ठीक है। तो हेडिंग डालिए स्वर।
हमारा पहला पॉइंट है स्वर। आपसे क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा वर्णों के 2 भेद होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अभी मैंने लिखा था तो आप पहला प्रकार डाल दीजिए स्वर। स्वर क्या होता है बताइए मुझे कमेंट करके। स्वर की प्रकृति देखिएगा, स्वर किससे मिलकर बना है? स्वर, यही होता है। ठीक, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यही 2 तो आएंगे। एक है स्व, समझने की कोशिश करिए, केवल आप तोड़ के ही इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं। र मतलब होता है ध्वनि। इसकी एक भाषा होती है जिसमें र को ध्वनि के रूप में जाना जाता है। स्व मतलब होता है स्वयं या अपनी, अपना या अपनी। ठीक, तो जिसकी अपनी स्वयं की ध्वनि होती है, जिसकी अपनी स्वयं की आवाज़ होती है, स्वयं की ध्वनि होती है, वही क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को आप यहाँ पर नोट करिए। इस तरह से आप बना लीजिए स्व प्लस र। स्व मतलब होता है स्वयं का, अपना, और र मतलब होता है ध्वनि, जिसकी स्वयं की ध्वनि होती है। मतलब आपको सेंस निकल रहा है कि जिसको किसी की भी ज़रूरत नहीं होती, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो स्वयं खुद ही उच्चारण के लिए सेल्फ डिपेंड होता है, उसको किसी के ऊपर आश्रित रहने की ज़रूरत नहीं होती, वो क्या होता है? स्वर कहलाता है। और अगर मेरी ये चीज़ आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ आप बताइए, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। और चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। देखिए तो क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र अवस्था में होता है, यहाँ पे इसकी डिफिनेशन है, आप इसकी परिभाषा लिखिए। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र अवस्था में होता है, स्वतंत्र अवस्था में होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र अवस्था में होता है तथा जिनके उच्चारण में किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, तथा जिनके उच्चारण में किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? नहीं होती है, स्वर कहलाता है। स्वर कहलाता है, ठीक है। इसको आप इस तरह से नोट करिए। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र अवस्था में होता है तथा जिनके उच्चारण में किसी भी वर्ण, किसी भी चीज ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब वो सेल्फ डिपेंड होता है, खुद पर आश्रित होता है, उसको किसी के ऊपर आश्रित रहने की जरूरत नहीं होती, वह क्या होता है? स्वर होता है। अभी मैंने स्वर को आपको खंड करके बताया है कि स्व प्लस र, जिसकी अपनी स्वयं की ध्वनि होती है वही स्वर होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? इसलिए आज के बाद आप स्वर की डिफिनेशन कभी नहीं भूलिएगा और क्लियर कट याद रखिएगा, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, माइंड में सेट कर लीजिए। हिंदी को भी ध्यान से पढ़िए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना ही समझ के पढ़ेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सब कुछ तरीके से पढ़िए और तरीके से पढ़ने से आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। लिखिए स्वर के प्रकार। क्या आपका हेडिंग है? स्वर के प्रकार। मुझे आपको बताना है कि स्वर के कितने प्रकार हैं, तो बताइए भाई स्वर के कितने प्रकार हैं? स्वर के भेद या प्रकार 3 हैं। कितने हैं?
3 हैं। कौन कौन से हैं? पहला, आपको पहला नाम देना है। अगर आपसे पूछता है स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 ही भेद होते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। और मैं आपसे बोल रही हूँ कि इसका पहला प्रकार क्या है? ह्रस्व स्वर। क्या होता है? ह्रस्व स्वर। याद रखिए, यह ह्रस्व स्वर तो आप भी जान रहे होंगे, लेकिन इसके कई प्रकार के नाम हैं जो आज मैं आपको बताऊंगी। उससे क्वेश्चन बनते हैं। इसको मूल स्वर भी कहते हैं। नाम लिख लीजिए पहले, उसके बाद अलग से हेडिंग डालिएगा। ह्रस्व स्वर पहला प्रकार है, मूल स्वर भी कहते हैं। एकमात्रिक स्वर, ठीक है, क्या होगा? ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, एकमात्रिक स्वर, और क्या बोलते हैं? लघु स्वर। वहीं पे लिखिए, लघु स्वर। कितने? लघु स्वर। जैसे आपके 2-3 नाम हो जाते हैं, घर के कुछ और बाहर के कुछ, उसी तरह से इसके भी कई नाम हैं। और आज हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो घर पर रहिए, सेफ रहिए, कीप वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।